कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा। कौन पले को मंदे, कौन पले को मंदे। चुन्नी रंग दे ललारिया मेरी, ओ चुन्नी रंग दे ललारिया मेरी, ते तीन रंगा रंग रंग दे, ते तीन रंगा रंग रंग दे। ओ चुन्नी रंग दे ललारिया मेरी, ओ चुन्नी रंग दे ललारिया मेरी, ते तीन रंगा रंग रंग दे, ते तीन रंगा रंग रंग दे। मेरे देश का मेरे देश का निशान तिरंगा, ते तीन रंगा रंग रंग दे, ते तीन रंगा रंग रंग दे, ते तीन रंगा रंग रंग दे, ते तीन रंगा रंग रंग दे। ओए 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 चुन्नी रंग दे ललारिया मेरी, ओ चुन्नी रंग दे ललारिया मेरी, ते तीन रंगा रंग रंग दे, ते तीन रंगा रंग रंग दे। तू मेरे दिल पर जख्म लगाना कभी भूला नहीं। मैं भी तेरी किसी ज्यादती को कभी नहीं भूलूंगा करमिया, कभी नहीं भूलूंगा। क्या बात है जी, ये अकेले अकेले किससे बातें कर रहे हैं आप? कुछ नहीं। ये कार्ड देखा तुमने? हाँ देखा, आपके दोस्त करमजीत के बेटे और बेटी की सगाई है। किसके साथ हो रही है ये भी देखा तुमने? मेरे ख्याल से किसी लड़के और लड़के के साथ ही होगी। वो सब तो ठीक है, पर ये भी देखा तुमने कि वो लड़का और लड़की दोनों हैं कौन? क्या मतलब? वो अपने बेटे और बेटी दोनों ही का ब्याह हिंदुओं के घर में कर रहा है। ऐसी अनहोनी भी एक दिन होगी, इस बात का अंदाजा था मुझे। ये तो मैंने देखा ही नहीं। पर सवाल तो ये है जी, आप इतने परेशान क्यों होते हो? इसमें कोई नई बात तो नहीं? आज से 25 साल पहले वो आप भी तो हिंदुओं की बेटी को ब्याह के लाया था। 25 साल पहले वो सिर्फ मेरा मुजरिम था, लेकिन आज वो हमारी पूरी कौम का मुजरिम है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूं सत्तो। आज से 25 साल पहले जिस लड़की ने उसके घर में कदम रखा था, आज 25 साल के बाद भी वो एक कट्टर हिंदू है। उसने अपने बच्चों के रिश्ते हिंदुओं ही के घर में किए हैं। मैं तो फिर कहती हूँ जी, आपको इससे क्या? बच्चे उनके हैं,
मर्जी भी उन्हीं की है। वो जहाँ चाहें उनकी शादी करें। हम बीच में बोलने वाले कौन होते हैं? हम उस मजलूम कौम के नुमाइंदे हैं सत्तो, जिसको खत्म करने का बीड़ा इस हिंदू कौम ने उठाया है। और निक्की जैसी औरतें उसमें अहम पार्ट कर रही हैं। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। कर्मजीत जैसे लोगों को हरगिज नहीं छोड़ूंगा। बेटा जी, आप किसको नहीं छोड़ेंगे? हैं? किसको नहीं छोड़ेंगे बेटा जी? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आप अच्छी तरह से जानते हैं पापा जी कि अगर आज मुझे किसी से खुदा वास्ते का वैर है तो वो है ये हिंदू कौम। आप खुद कौन है? मैं सिख हूं। और ये सिख कौन है? बताइए। लगता है आपके पास मेरी बात का कोई जवाब नहीं है। मैं आपको बताता हूं। मुगलों के जमाने में चंद कट्टरपंथी हुक्मरानों ने अपने मजहब को फैलाने के लिए तशद्दुद की हद कर दी थी। और उसके लिए पंडितों और आलिमों ने मिलकर मशवरा किया और यह तय किया कि जुल्म से टकराने के लिए और धर्म को बचाने के लिए हथियार उठाना लाजिम है। उसके लिए जाबाजों की एक फौज तैयार की गई, जिसके लिए सारे खानदानों ने, जिसके लिए सब कुनबों ने अपने पहले बच्चे को अर्पित करने के लिए सौगंध खाई। और यही फौज बाद में मार्शल फौज बन गई। और याद रखने वाली बात यह है कि आपका जन्म हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, सिर्फ हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। चाहे ये हिंदू कौम चुन चुनकर सिखों को खत्म क्यों न कर दे। ये गलत बातें आपके दिमाग में किसने डाल दी बेटा जी? गुरु गोविंद सिंह के नाम लेवा सिपाहियों को कौन खत्म कर सकता है? और फिर सिख कौम एक जिंदा कौम है जिसकी बुनियादों को शहीदों का लहू पिलाया गया है। और यूं भी किसी कौम को खत्म करना कोई आसान काम नहीं है। ये गलत बातें या अफवाहें कुछ ऐसे लोगों की फैलाई हुई हैं जो हमारे देश की खुशहाली और तरक्की से चलते हैं और इसके टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि हमारे दुश्मनों ने हमारी कौम के कुछ नौजवानों को गुमराह करके अपनी राह पर ले गए और इससे हमारी पूरी कौम बदनाम हो रही है। इतना तो आप मान ही गए कि आज सिखों को बदनाम किया जा रहा है, और इस बात से भी आपको इनकार नहीं होना चाहिए पापा जी कि आज हर जगह उन्हें नफरत की नजरों से देखा जाता है। उन्हें सेकंड क्लास या थर्ड क्लास शहरी समझा जाता है, सिर्फ चंद गुमराह नौजवानों के कुछ गलत कामों की वजह से। वरना इतिहास का पन्ना पन्ना इस बात का सबूत है कि उन्होंने इस देश के लिए, इस देश की आजादी के लिए बेइंतहा कुर्बानियां दी हैं। और बच्चा बच्चा इस बात का गवाह है कि उन्होंने वक्त पड़ने पर अपना पसीना ही नहीं, अपना खून भी पानी की तरह बहा दिया इस देश के लिए। मगर आज वही सिख माइनॉरिटी में होने की वजह से अपने ही देश में अपने आप को गैर महफूज समझता है और माइग्रेट होकर पंजाब जाने की सोच रहा है। ये पंजाब कहां है बेटा जी? ये पंजाब भी इसी देश का हिस्सा है। आप तो पढ़े लिखे इंसान हो, आपको एक कुएं का मेंढक बनना शोभा नहीं देता। फिर आप क्यों खुद को समेटकर छोटा होना चाहते हो? याद रखिए, छोटा सा पंजाब हमारा मुल्क नहीं है, बल्कि विशाल भारत हमारा देश है। मैं पंजाब में जाकर बसने के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि डर और खौफ की वजह से भागने को बुरा समझता हूं।
अगर इस विशाल भारत में हमारे जान और माल सब खतरे में हो तो भी? आप किस खतरे की बात कर रहे हो बेटा जी? आप उससे कहीं नहीं बच सकते। वो आपको हर जगह मिलेगा। आप क्या समझते हैं पापा जी? अगर आज हमारी फैक्ट्री पंजाब में होती तो क्या इस तरह जलाई जा सकती थी? क्यों? ये गुंडागर्दी आज कहां नहीं है? क्या पंजाब में ऐसी वारदात नहीं होती? आप कुछ भी कहो पापा जी, पर मैं तो एक ही बात जानता हूं कि मुझे अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर किसी न किसी हिंदू की वजह से ही नुकसान उठाना पड़ा है। 25 साल पहले मैंने अपना गांव, अपना दोस्त छोड़ा था एक हिंदू लड़की की वजह से, और आज 25 साल के बाद मैं एक बार फिर इन हिंदुओं की वजह से ही बर्बाद हो गया हूं। ये आप इसलिए महसूस कर रहे हो बेटा जी क्योंकि आपने आज तक सिर्फ अपनी जात के दायरे में रहकर सोचा है, वरना यह दुख, तकलीफ, बीमारी आज हर इंसान के साथ है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, नानक दुखिया सब संसार। और बेटा जी, आज आप 25 बरस से इस देश में आबाद हो, फिर भी आज तक आपने किसी बात का शिकवा शिकायत नहीं किया। फिर यक ये देश आज आपको बेगाना कैसे लगने लगा? बेटा जी, ये सब कुछ जो हो रहा है सब वक्ती बातें हैं, और सच तो यह है कि इतना कुछ होने के बावजूद आज भी देश के कोने कोने में हिंदू सिख एक दूसरे के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। आपको इन छोटी छोटी तकलीफों से मायूस नहीं होना चाहिए। ऐसे समय में एक गुरसिख को कुर्बानी का सहारा लेना चाहिए और उसी का सिमरन करना चाहिए। महाराज ने कहा है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। बस ठीक है। कुलदीप, कब आए गांव से? बस आ ही रहा हूँ। सब कुशल से तो है ना? हाँ हाँ, सब कुशल है। चल अंदर चलकर बातें करते हैं। अच्छा कुलदीप, ये बताओ वो टेलीग्राम कैसी थी तुम्हारे पापा जी? वो, अरे उसी का जवाब तो ये मिठाई का डिब्बा है। लेकिन जनाब, ये मिठाई है किस खुशी में? अभी बताते हैं। अब बताइए। जरा मुंह तो मीठा कीजिए। अच्छा चलो बैठ के बताओ। बैठ के बताओ। मेरे वीर जी और मेरी बहन दोनों की मंगनी हो गई है। इन अदर वर्ड्स, ऑल लाइन क्लियर फॉर अस। ओह, तो जनाब को डबल खुशी इस बात की है कि आपकी लाइन क्लियर हो गई। बिल्कुल। अब अगर तुम्हारे पापा जी भी ग्रीन सिग्नल दे दे तो मैं अपने पापा जी को टेलीग्राम कर दूं और कह दूं कि भाई वीर जी के साथ साथ साडा भी कल्याण कर दो। क्यों, बहुत उतावले हो गए हो क्या? तुम नहीं हो रही? अरे बुद्धू, लड़की के मन में अगर लड्डू भी फूट रहे हो ना तो भी वो बेशर्मों की तरह नहीं कहेगी, पापा जी हमारा भी कल्याण कर देना। कुलदीप, हमें अपनी शादी की बात को लामा फेरे तक ले जाने के लिए मम्मी को अपने साथ मिलाना पड़ेगा, वरना तुम तो जानती हो कि मेरे डैडी और तुम्हारे पापा जी। मैं जानता हूँ गुड्डी, लेकिन मेरे पापा जी के दिल में तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं जानती हूँ, अगर उनके दिल में ऐसी कोई बात होती वो मेरे पापा से मिलने कभी नहीं आते। मगर एज यू नो, पापा इज अ वंडरफुल मैन। पता नहीं क्यों उनके मन में तुम्हारे पापा जी के लिए नफरत भरी हुई है। इस बारे में वो किसी की सुनना भी नहीं चाहते। तो क्या वो अपनी इकलौती बेटी की खुशियों का भी ख्याल नहीं रखेंगे? नफरत की इस लड़ाई में क्या वो हम दोनों के प्यार को दांव पे लगा देंगे? जहां तक मैंने उन्हें देखा है, उनका लाइफस्टाइल यही रहा है। एक बार उनके मन में किसी के लिए नफरत भर गई तो भर गई,
He can go to any extent. गुड्डी, क्या हम दोनों मिलके इस पुरानी दुश्मनी को नई दोस्ती में नहीं बदल सकते? कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अगर हम इस दुश्मनी की आग को ठंडा ना कर सके तो हम इस हवन कुंड में खुद जल जाएंगे। गुड्डी, मम्मी। अरे कुलदीप बेटे तू? पेरिपोन आंटी जी। जिंदा मम्मी, कुलदीप आपके लिए मिठाई लाया है। मिठाई? हाँ जी, मेरे वीर जी और मेरी बहन दोनों की मंगनी हो गई है। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटे। मैं वो आंटी, ये सब बहुत जल्दी में हुआ, मुझे भी नहीं पता था। मुझे तो टेलीग्राम आया, वहां गया तो जाके पता चला कि मामला क्या है। नहीं तो आपको तो होता है पुत्र, कभी कभी ऐसे संजोग भी बन जाते हैं। खैर छोड़ो, चाय पियोगे? तुम लोग के लिए चाय भिजवाऊं? नहीं नहीं आंटी, कुछ नहीं, मैं चलूंगा। सत श्री अकाल। खुश रहो बेटे। क्या सोच रहे हो कुलदीप? हाँ, नहीं, कुछ नहीं। मुझे लगता है आंटी हमारी मदद जरूर करेंगी। हाँ, मैं आज ही मम्मी से बात करूंगी। तू कहती है तो मैं बात जरूर करूंगी, पर मुझे लगता नहीं तेरे पापा मानेंगे गुड्डी। उन्हें मानना ही होगा मम्मी। अपनी दुश्मनी के तराजू में हमारे प्यार को तोलने का क्या हक पहुंचता है उन्हें? जिस तरह मेरे सामने जुबान चला के बोल रही है, उनके सामने मत चलाना, वरना इस घर में तूफान आ जाएगा। अगर वो अपनी जिद पर कायम रहे तो भी इस घर में तूफान आएगा मम्मी। मम्मी, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं किसी बछड़े की तरह नहीं जो किसी भी खूंटे के साथ बांध दी जाऊं। तुम दोनों बाप बेटी ने लगता है तय कर लिया है कि मुझे चैन से नहीं रहने दोगे। अच्छा बेटे, जा तू अपने कमरे में जा, पढ़ाई पे ध्यान दे। एग्जाम सर पे आ गए हैं। लेकिन मामा, मैंने कहा ना, मैं बात करूंगी। जा, अब उनके आने का टाइम हो गया, जा। जी। हे रब्बा, सुख रखी वाहिगुरु। सर 15 दिन के अंदर अंदर हमें रकम जमा करनी है। और हाँ सर, वो जो रिजर्व बैंक से हमें ग्रांट मिली है ना नई मशीनरी इंपोर्ट करने के लिए, उसकी टोटल वैल्यू 5 करोड़ रुपए है सर, जिसका 10% हमें 15 दिन के अंदर अंदर जमा करना होगा। उसी का नोटिस है सर। 50 लाख किसी पार्टी के यहां से बकाया रकम आई क्या? नो सर, सर सबको पता चल चुका है कि हमारी फैक्ट्री राइट में जल गई है, और फिर ट्रांजैक्शन रुक जाने के बाद पार्टी से एरियर्स आहिस्ता आहिस्ता और टुकड़ों टुकड़ों में मिलता है। हर बिजनेस का यही हाल है सर। अगर ये 50 लाख रुपया वक्त पे जमा ना हुआ मिस्टर सिंह, तो हमारा बिजनेस हमेशा के लिए ठप। गवर्नमेंट ऑफिसेज में हमारी रेपुटेशन 2 कौड़ी की रह जाएगी। मगर सवाल यह है कि ये 50 लाख रुपए इतनी जल्दी आएंगे कहां से? मिस्टर सिंह जी, वो हमारी इंश्योरेंस कंपनी से कुछ जवाब आया? क्या हुआ हमारे क्लेम का? सर उनका एक लेटर आया था। हाँ। और उसका जवाब भी दे दिया गया है। लेकिन सर आप तो जानते ही हैं, प्रोसीजर थोड़ा लंबा है,
टेक्स टाइम। इसके लिए तो कुछ दूसरा ही बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैं समझता हूं मिस्टर सिंह, यही सोच रहा हूं मैं भी। इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त इतने कम वक्त में, समझ में नहीं आता ये सब कैसे होगा। मिस्टर रतन अरोड़ा से बात करता हूं, शायद कुछ एक्सटेंशन मिल जाए। सर मैं उनसे ऑलरेडी बात कर चुका हूं। उनका कहना है कि वे इसे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। इससे ज्यादा का इख्तियार सिर्फ गवर्नमेंट काउंसिल को है सर, और गवर्नमेंट काउंसिल की मीटिंग होने तक। आई नो मिस्टर सिंह। मुझे एक आइडिया आया है। गोविंदगढ़ में मेरा एक पुराना मकान है जिसे उस वक्त मदर की वजह से नहीं बेचा था। अब वो रही नहीं और मुझे उस काम में अब वापस जाना नहीं है। क्या फायदा उसे रखकर? सर ये आइडिया बुरा नहीं है। वैसे भी आजकल प्रॉपर्टीज के दाम बहुत बढ़ गए। हां, आजकल के प्राइसेस को देखते हुए मेरे ख्याल से 10-15 लाख की चीज तो होनी चाहिए। सर फिर तो आप अपनी प्रॉपर्टीज डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। इतनी रकम ब्लॉक करके हम जो किराया वसूल कर रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है। यू आर राइट। तो हम ऐसा करते हैं मिस्टर सिंह जी। मैं वाहिगुरु का नाम लेकर कल ही निकलता हूं। कुछ पार्टीज के पास पर्सनली भी जाता हूं। मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ वसूली तो हो ही जाएगी। बाकी उस मकान का भी सौदा करता हूं। यू आर राइट सर। आप उधर कोशिश कीजिए, मैं इधर कुछ लोकल पार्टीज को पकड़कर उनसे वसूली करने की कोशिश करता हूं। आई एम कॉन्फिडेंट सर, कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर हो जाएगा। गॉड इज ग्रेट सर। हाँ मिस्टर सिंह जी। वो आउट स्टेशन पार्टीज में किसके पास कितना ड्यू है उसकी एक लिस्ट। ठीक है सर, आप बस घर चले, मैं अभी लिस्ट तैयार करके आता हूं। ओके। आ गए जी? क्या बात है जी, आज तुम बहुत थके लग रहे हो। तबीयत तो ठीक है ना? चाय पियोगे? हाँ, ले आओ एक कप चाय।